नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के पहले दिन कहा था, पीस पीस पीस। यानी इस पूरे साल शांति कायम रखने का राग अलापा था। लेकिन उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सन 2026 के तीसरे दिन वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया है। चंद घंटे चले इस ऑपरेशन में वेनेजुएला की सेना और वहां के लोगों ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके बाद अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और इस तरह के जो दूसरे देश हैं जो अमेरिका के विरोधी खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर अमेरिका की कार्रवाई को अनुचित कहा गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि खुद अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इसे दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला कहा है। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार के इस मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरे देश पर इस तरह हमला करने की निंदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति नार्को टेररिज्म जैसी चीजों में इन्वॉल्व थे। यानी वहां ड्रग्स और आतंकवाद को प्रश्रय दिया जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई की है। अब अमेरिका की सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर इन तमाम आरोपों में मुकदमा चलाएगी। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ले जाने पर भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्रालय ने इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने इतना बयान जरूर दिया है कि वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिक सतर्कता बरतें, सुरक्षित स्थानों पर बने रहें और इस वक्त कहीं भी आवाजाही न करें। लेकिन इसके अलावा अमेरिका की इस कार्रवाई पर भारत सरकार की ओर से निंदा या समर्थन जैसा एक भी शब्द नहीं कहा गया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे के बाद रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, तुर्की और तमाम अमेरिका विरोधी देश जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उसको लेकर इस लड़ाई के बढ़ने की संभावना है या ये यहीं तक सीमित रहेगा, इस तरह के सवाल भी अब पूछे जा रहे हैं। क्या ये लड़ाई आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर ली जा रही है या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई बनकर रह जाएगी? क्योंकि वेनेजुएला की सेना और वहां के प्रशासन की तरफ से भी अब तक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ कोई ससैन्य कार्रवाई नहीं दिखी है। इन तमाम सवालों पर अमेरिका की इस कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और तमाम जियोपॉलिटिकल असर को लेकर हमने सवाल किए हैं जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रकाश के रे से। आइए डॉक्टर प्रकाश के रे के पास चलते हैं। तो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत गहरे जानकार डॉक्टर प्रकाश के रे।
डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल जी मेरा पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका के इस हमले को आप किस तरह देखते हैं। ये जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, यूएन चार्टर का उल्लंघन है, वो सारी बातें हो रही, लेकिन इसके पीछे असली मकसद क्या है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, जो अमेरिका ने इस तरीके के जितने भी ऑपरेशंस किए हैं पिछले 40, 50, 60 सालों में, उन जी, सब की सिंपल दो ही वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जियोपॉलिटिकली अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करना, और दूसरा है कि उन जगहों पर जो संसाधन है उनका दोहन करना, उन पर नियंत्रण करना। और वेनेजुएला में भी यही चीज हो रही है। हमें सबको पता है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सही भंडार उनके पास मीठे पानी का भंडार है। दुनिया का 2% मीठे पानी का भंडार जो है वो वहां पर है, वेनेजुएला में। उसके अलावा कोयला, चांदी, सोना, निकेल, कॉपर, आप गिनते जाइए, मतलब तमाम ये सारी चीजें हैं वहां। जी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा रिसोर्स का भंडार जो है वो अमेरिका की नजर में था, और सब कोई जान रहा है आज के डेट में कि अमेरिका की अपनी माली हालत जो है वो ठीक नहीं है। और जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में भी उनको उनकी अहमियत पहले से घटी है। तो उसको रिपेयर करने के लिए उन्होंने ये एक्शन किया है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं जी। कि यह जो तैयारी थी, एक तो कई दशक से जो है वहां पर ब्लॉकेट चल रहा है, तरह तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसी तरीके का एक ऑपरेशन 2000 में उगो चावेज के साथ भी करने की कोशिश हुई थी। उनको भी अपहरण करके कहीं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर उनकी मिलिट्री लेकर गई थी, और वहां पर ये मामला चल रहा था कि इनको हैंडओवर किया जाएगा अमेरिका को। लेकिन काराकास की जनता जब सड़कों पे आ गई और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया लोगों ने, तो 24 घंटे के 36 घंटे के अंदर उनको वापस लाना पड़ा था। तो एग्जैक्टली हम वही चीज का फिर से दोहराव देख रहे हैं। लेकिन अब इस बार आपको ऐसा लगता है, तो वो अमेरिका में लेके चले गए हैं, हम्म। न्यूयॉर्क में है, अब वहां अदालत में केस चलेगा उनके ऊपर नार्को टेररिज्म का। तो ये जो अमेरिका आरोप लगाता है किसी भी दूसरे देश के मुखिया पर, किसी भी देश पर, कि वो टेररिज्म को संरक्षित कर रहा है या वहां से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। अभी कोकेन को लेकर एक और पड़ोसी देश पर आरोप लगा दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में वहां भी कुछ ऐसा देखने को मिले। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाली बात है कि किसी भी देश पर कोई भी आरोप लगा दो और वहां से उठा लाओ उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, और यहाँ देखिए, मुकदमा चलाओ उसके ऊपर। ये तो पूरी तरीके से बहानेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर मान लीजिए अब जैसे इनके ऊपर, मदुरो के ऊपर एक चार्ज ये लगा है कि उनके पास मशीन गन थी। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक देश का कमांडर इन चीफ है, उसके पास तो तोप, फाइटर, सारी चीजें, मिसाइल, सब कुछ है। सब उसके पास है। और वो एक सोवरन स्टेट का मुखिया है, वो तो कुछ भी रख सकता है। और जी। अगर मान लीजिए कि ड्रग्स का मसला अगर इतना ही गंभीर होता, तो ट्रंप कल से और उसके पहले भी कई बार केवल तेल और रिसोर्सेज की बात क्यों कर रहे हैं ओपनली, कि हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी पिछले उन्होंने फिर कहा है कि जो उन्होंने 3 टैंकर जो अपहरण किया था पहले तेल के, वेनेजुएला के, तो उन्होंने कहा कि हम इसको रखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, खर्चा करेंगे इसको। तो ट्रंप के साथ एक अच्छी बात जरूर है कि वो अपने इस बेशर्मी को छुपाने की उन्होंने कोशिश नहीं की है, या उनके कोशिश नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, तो जो ट्रंप के सपोर्टर बिजनेसमैन हैं, बैंकर्स हैं, वो ओपनली इसको चेरिश कर रहे हैं, रिजॉयस कर रहे हैं। इलॉन मस्क लेकिन से उसी लेके रकमन से जी लेके सारे लोग। और लेकिन डॉक्टर साहब उसी समय ये भी खबर है कि मार्च में वॉल स्ट्रीट का एक डेलीगेशन वेनेजुएला में जाएगा और तमाम चीजों को देखेगा। कहने का मतलब कि बंदरबाट की तैयारी के लिए चल पहले रहा है। से वो लोग अपनी तैयारी रखे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अमेरिका में भी तो इसका विरोध शुरू हो गया है।
आपने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, न्यूयॉर्क में रैलियां निकल रही हैं इस एक्शन के खिलाफ। न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी ने साफ कहा है कि एक देश की संप्रभुता पर हमला है, इस तरह से अपहरण करके नहीं लाया जा सकता। दुनिया के तमाम दूसरे देशों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्हें कितना सार्थक समझते हैं आप? ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है? व्लादिमीर पुतिन ने कुछ कह दिया है, चीन ने कह दिया है, ईरान के मुखिया कुछ कह रहे हैं। भारत पर हम बाद में आएंगे कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमारी मर्जी के बिना तो दुनिया में पत्ता भी नहीं खड़कता। उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, उस पर मैं आपसे अलग से विस्तार से पूछूंगा। लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं हैं इन तमाम देशों, इसका कोई मतलब है, इसका कोई मायना है कि बस इतना बोलकर और खत्म बात, लूटते रहे अमेरिका कुछ भी? देखिए, जहां पे इस तरीके से एकदम एक नेकेड कोलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म चल रहा हो, एक शेमलेस एग्रेशन हो रहा हो, उस समय बोलना भी अपने आप में एक एक्ट ऑफ डिफेंस है, एक विरोध है, एक प्रतिरोध है। और कोई भी चीज अगर शुरू होती है तो वो बोलने कहने से ही शुरू होती है। अब उसकी अंतिम परिणति क्या होगी, इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। अब देखिए, दिलचस्प क्या हो रहा है, जैसे गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, तो लोगों ने बोला, कितने वर्षों के बाद फिलिस्तीन के मसले को लेके दुनिया में एक अवेयरनेस आई, लोग लोग उसके बारे में जानना समझना शुरू किए। भले गाजा आज डिफीटेड है, कॉलोनाइज्ड है, उसको अब उसमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाया जाएगा, लेकिन दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और खासकर जिसमें यंग जनरेशन है, यूरोप वो यूरोप भी उसमें बहुत बड़ी। यूरोप भी है, सब जगह एक अवेयरनेस आई है, क्योंकि हम सबने लाइव टेलीकास्ट देखा है उस जेनोसाइड का। तो उसी तरीके से ये है। अब इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिका का सपोर्ट किया, लेकिन जो वहां पर धूर दक्षिणपंथ की लापेन जो लीडर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि फिर तो कोई भी इस तरीके की स्थिति से दो चार हो सकता है। कल को अगर डॉक्टर साहब, अगर कल को रूस वहां यूक्रेन में जाकर उठा ले जेलेंस्की को, चीन ताइवान जाकर उठा ले किसी को। एग्जैक्टली अब देखिए, इसमें यही हो रहा है कि हम एक बार फिर हम लोग कुछ साल पहले की उस दुनिया में लौट रहे हैं, जो कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक दुनिया जो है मल्टीपोलारिटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि दुनिया जो है तीन ध्रुवों में बढ़ती हुई दिख रही है। कि भाई, हम जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट जारी की थी कुछ समय पहले, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि हमारा फोकस जो होगा वो इंडो पैसिफिक में होगा, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर माने कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में। तो उन्होंने यूरोप को उससे छोड़ दिया था। तो वो समझ रहे हैं कि भाई ये हमारा बैकयार्ड है, हम यहां चाहे जो करें। उसी तरीके से रूस के लिए एक सिचुएशन बन जाएगी या बन रही है कि ईस्ट यूरोप में फिर से उसका एक तरीके से उसका वर्चस्व बढ़े, या सेंट्रल एशिया में। और चीन का अपना स्फीयर है, उसको छोड़ दिया जाएगा कि भाई तुम अपना देख लो, यहां पर तुम्हें क्या करना है। तो ये जो आप इशारा कर रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि कोई भी ताकतवर देश अपने पड़ोसी के साथ जो है, जो कमजोर है, जो हिट बैक नहीं कर सकता, उसके साथ क्या व्यवहार करेगा। हम एक प्रोफाउंड जियो पॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट देख रहे हैं, बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब ये सिर्फ ये मसला नहीं है कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका ने एक कार्रवाई की, प्रेसिडेंट का अपहरण किया, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि इसका तेल के मार्केट पर, या कोयले के मार्केट पे, सिल्वर के मार्केट पे, या और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, चाहे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, उनका मार्केट कौन कंट्रोल करेगा, लैटिन अमेरिका के भीतर क्या स्थितियां होंगी। ऑलरेडी जैसा आपने भी जिक्र किया, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को कोलंबिया। ने चेतावनी दी है। जी। और फिर वेनेजुएला, जो 70 के दशक में दुनिया के सबसे धनी 20 देशों में शामिल था, वहां पे इंटरनल पॉलिटिकल चर्निंग क्या होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये सिंपल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं दिख रहा है। जैसे कि
पता तो था कि भाई ब्लॉकेड हो रहा है ऑलरेडी, उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री, इतनी इतनी बड़ी नौसेना अमेरिका ने कभी तैनात ही नहीं की थी अपने इतिहास में। बिल्कुल। तो क्या 4 महीने से 5 महीने से मदुरो और उनके करीबी लोग क्या कोई तैयारी नहीं कर रहे होंगे? नंबर वन। नंबर टू, कि जब ये एक्शन लिया गया तो वेनेजुएला में 1 मिनट के लिए इंटरनेट तक नहीं काटा गया। जो जो सो कॉल्ड सेफ हाउस कहा जा रहा है, वहां पर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली। एक गोली नहीं चली। तो अभी हम लोगों को थोड़ा ये भी देखना होगा, समझना होगा, थोड़ा चीजें और क्लियर हों, थोड़ा कुहासा छटे तो पता चले कि ये क्या अरेंजमेंट है। क्या ऐसा हुआ है कि वेनेजुएला की मिलिट्री ने या मदुरो गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने ये अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई? खुद मदुरो बार बार कह रहे थे कि हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, रिसोर्सेज में उनको शेयरिंग के लिए। ऑलरेडी अमेरिकन कंपनियां काम भी कर रही हैं वहां पे, तेल में और सब जगह। तो क्या मदुरो की इच्छा के विरुद्ध उनको गिरफ्तार करके हैंडओवर किया गया? एक सवाल ये उठ सकता है। दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि मदुरो और उनकी सरकार ने और उनकी मिलिट्री ने ये तय किया होगा कि फालतू का खून खराबा करेंगे, एक तो वार होगा तो खून खराबा होगा, हमारे लोग मारे जाएंगे। दूसरे, अगर गृह युद्ध की स्थिति हुई तो अगेन हमारे लोग मारे जाएंगे, मतलब वेनेजुएला के लोग मारे इसलिए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से। तो शांतिपूर्ण तरीके से कोई बीच का रास्ता उन्होंने निकाला कि भाई ठीक है, आप हमें, या अमेरिका ने कहा होगा कि कोई एक रेड लाइन है कि कम से कम हमको भी फेस सेविंग के लिए कुछ दो। तो हो सकता है कि मदुरो, और आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में ऐसे लीडर हुए हैं जो बड़ी कैजुअलिटी को रोकने के लिए अपने आप को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। किया। ये कई बार हुआ है दुनिया के इतिहास में। तो एक ये हो सकता है। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग का एक स्पेशल प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा क्या हुआ हुआ था। था? तो ये देखना है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अभी हम लोग अटैक आगे नहीं करेंगे और जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम काम करेंगे और तेल पर कंट्रोल करेंगे, ये जरूर उन्होंने कहा। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि भाई जो विपक्षी हैं, जिनको अभी नोबेल वार प्राइज जिनको मिला अभी, जी। तो उनके बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने ये कहा कि उनके पास लोग नहीं है, उनके पास उनका समर्थन नहीं है समर्थन बाहर नहीं ट्रम्प। है। तो ये इंटरेस्टिंग है देखना। और ये हो सकता है कि कुछ समय के बाद हम, अगर ये कोई अरेंजमेंट के तहत ये हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद मदुरो को किसी तीसरे देश में रख दिया जाए, शरण दे दी। जी। शरण दे दी जाए, अमेरिका उनको छोड़ दे। क्योंकि अगेन जो आपने कहा कि बयान हो आ रहे हैं, जो खासकर चाइना और रशिया से जो बयान आए हैं, या अमेरिका के भीतर जो आवाजें उठ रही हैं, तो ये सब प्रेशर पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को फ्लिम्सी ग्राउंड पर उठा के ले आएं और आप उसको बिल्कुल। लटका दें या उसको जीवन भर के लिए कहीं पे जेल में डाल दें। ऐसे मतलब ये अजीब सी स्थिति हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये मतलब तीसरे लोग इस तरह के अनुमान लगाने लगते हैं जब भी इस तरह की कोई लड़ाई शुरू होती है। यद्यपि इसमें तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, 3 घंटे का ऑपरेशन था। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं लोग देखने लगते हैं। उधर वो उत्तर कोरिया वाले ने कह दिया है, आपने भी अभी ट्वीट किया कि वहां से कोई बैलिस्टिक मिसाइल चली है। अब वो किस दिशा में गई है, कहाँ के लिए मिसाइल छोड़ी है उत्तर कोरिया के मुखिया ने। चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, क्या ये एक पूरा ब्लॉक मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है? क्या सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की कोई आहट आप सुन पा रहे हैं? देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो निश्चित रूप से है, कई सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि क्या तीसरा महायुद्ध उसी तरीके का होगा जैसा कि पहला या दूसरा महायुद्ध हुआ था, या इसका रूप रंग कुछ अलग होगा? तो जैसा कि मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि 2027 से 2030 का जो वक्फा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और या तो हम सचमुच में एक बड़ी लड़ाई देखेंगे, आमने सामने की लड़ाई देखेंगे, लेकिन मुझे उसकी संभावना कम, सीधी लड़ाई की। मुझे ये दिख रहा है कि रीजनल वार्स की सुनामी अलग आ अलग। रही है, ऑलरेडी आ रही है। आपने देखा नाइजीरिया में एक्शन किया इन्होंने, जी। माली में जो है इस्लामिक स्टेट को उठाया हुआ है, यमन में अभी आपने देखा कि सऊदी अरब और यूएई आपस में भिड़ गए। और हमने इजराइल फिलिस्तीन और ईरान इजराइल ये देखा ही, ईरान अमेरिका देखा अभी।
और अभी वेनेजुएला देख रहे हैं, और भी जगहों पे कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ भी तो तो हो चुकी है अभी पिछले साल, हम हाँ, भी तो लड़ हमारे चुके यहाँ 4 दिन। बिल्कुल। और अभी आपने देखा कि ताइवान के चारों ओर चाइना ने मिलिट्री ड्रिल किया, रूस यूक्रेन चल ही रहा है अभी तक। तो हम सूडो वार देखेंगे। क्या उसको कहते हैं, जो मतलब जैसे रूस और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि यह लड़ाई रूस और यूक्रेन की हो रही है, जबकि वो लड़ाई रूस और अमेरिका की और रूस अमेरिका, और यूरोप की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। उसी तरीके से आप ताइवान को ले लें। अब इसमें एक चीज आपने कहा कि ये सारे ब्लॉक मिलके क्या रोक नहीं सकते हैं। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में एक दारोगा है, उसने जो इतनी आफत मचा रखी है, और हम ये चाहें कि 2-3 और दारोगा खड़े हो जाएं, चाइना खड़ा हो जाए, रशिया खड़ा हो जाए, तो इस धरती का क्या हाल होगा। दूसरी चीज कि कोई भी देश अपनी उसकी अपनी सोच होती है कि वो कैसे मूव करेगा। क्या चाइना ने ये नहीं सीखा होगा कि हम अगर आज के डेट में बिग पावर बन रहे हैं, बने हुए हैं, तो क्या हम वही गलतियां दोहराएं जो सोवियत संघ ने या अमेरिका ने किया है, कि बिल्कुल कोई हमारा अलग से कोई रास्ता हो सकता है। तीसरी चीज ये आती है कि वेनेजुएला में या लैटिन अमेरिका में डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी का मसला चीन और रूस के अपने हितों से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं है, और बिल्कुल सीधा लेना देना नहीं है। नहीं है। और हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि चीन का सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ मिलिट्री पैक्ट है कि तुम्हारे ऊपर कोई आफत आएगी तो हम भी कूदेंगे, और वह देश रूस नहीं है, वह देश है नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल और आपको ध्यान होगा कि 1950 से 1953 के बीच में जो कोरियन युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। उसमें चीन ने अपने 10 लाख लोग खोए और उत्तर कोरिया को उन्होंने बचाया उस लड़ाई में। तो चाइना का वेनेजुएला के साथ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे ऊपर आफत आएगी तो। और बिल्कुल वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चाइना से और रशिया से तो ये भी नहीं कहा, जैसे सीरिया ने कहा था कि भाई रशिया आप आइए बचाइए हमारे हाँ, रेजिम। मदद भी नहीं मांगी। इन्होंने मदद भी नहीं मांगी। और जैसे सीरिया में हुआ कि जैसे बशर अल असद को जितना देर तक रूस बचा सकता था, रूस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन जब आप ही और आपके सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो रशिया उसमें क्या और करेगा, क्या कर वो सकते। बैकआउट कर गया। और आपने देखा कि रशिया के जो वहां पे एक एयर बेस है और एक नेवल बेस है सीरिया में, उन्होंने पुतिन ने इनको बुला के अपने यहाँ हाथ वाथ मिला लिया, और वो एयर बेस और नेवल बेस उनका बरकरार है। बिल्कुल चीन की नीति साफ होती है कि आपके देश में क्या हो रहा है ये आपका प्रॉब्लम है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ बीजेपी को गवर्नमेंट में है, कांग्रेस गवर्नमेंट में, हमको बिल्कुल आपके साथ बिजनेस करना है या जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनके पर एंगेजमेंट करना है। तो हम लोगों को ये इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और लोग, मैं समझ सकता हूं कि लोगों के भीतर लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कल से ही जी कि जी। चाइना क्यों नहीं कुछ कर रहा है, या चाहे आपने पूछा कि जबानी जमा खर्च। अब डिप्लोमेटिक रास्ते से ही तो ये कर सकते हैं, और क्या रास्ता हो सकता है। बिल्कुल। और अच्छा डॉक्टर हम्म साहब, ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो हम्म ग्रुप्स हैं, यूएन से शुरू करके हम बात करें G20, ब्रिक्स, क्वाड, ये क्या ऐसे ही ताश पत्ते खेलने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं? ये कभी पिकनिक पे मिल जाएं सारे देशों के मुखिया, चाय पानी पिए और रवाना हो नहीं जाएं, ऐसे जब नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संकट हो तो इनकी कोई भूमिका ही नहीं दिखाई देती है। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये संस्थाएं, चाहे इस तरीके के जो ग्रुपिंग्स होती हैं, उनका महत्व नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र कोई आर्मी तो है नहीं उसके पास, उसके बिल्कुल पास तो नहीं, अपना बजट भी नहीं है। वो मेंबर्स जो हैं वो पैसे देते हैं, और सबसे ज्यादा चाइना, अमेरिका, इस तरीके के देश देते ये हैं लोग उनको, देते हैं सबसे। जो धनी देश हैं। और दूसरी चीज कि वो कंडेम कर सकता है, वो कुछ लोगों को भेज सकता है, कुछ एक्सपर्टाइज कर सकता है, या वो एक डिप्लोमेटिक चैनलों को ओपन कर सकता है, जिनसे बातचीत नहीं होती है उनके, वो भी यूएन के बात मंच पे आता है, जाके बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और अमेरिका फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल तो एक तो ये है। दूसरी चीज की दुनिया जब, देखिए,
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को जब हम देखते हैं तो वो कई लंबी लड़ाइयों का और कई तरीके के घटनाओं का एक वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पे कुछ उसका एंड हो रहा है, चाहे वो पहला महायुद्ध हो चाहे दूसरा महायुद्ध हो। उसी तरीके से आपने देखा कि कितना दिन लंबा कोल्ड वार चला, फिर सोवियत संघ कोलैप्स किया। उसके बाद आपने देखा कि दुनिया भर में नियो लिबरल पॉलिटिक्स आई, इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, फिर जी उसका आप एक कोलैप्स देख रहे हैं 40 साल 30 साल के बाद। तो चीजें एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं घट सकती हैं। जैसे हम लोगों का जीवन होता है, जैसे कोई कम्युनिटी की लाइफ होती है, कोई फैमिली की अपनी डेस्टिनी होती है, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर को भी हमको देखना चाहिए और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं या G20 या अभी ब्रिक्स ब्रिक्स तो चलिए अभी बहुत नया है, लेकिन क्या हाँ, बहुत तरीके के संकटों को सुलझाने में क्या ये विश्व संस्थाओं ने मदद नहीं की है या उनकी जी, उपलब्धियां नहीं रही हैं? बिल्कुल रही है, बिल्कुल। बिल्कुल रही है। तो हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, जब दुनिया बदलती है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, तो उस संक्रमण काल में प्रसव पीड़ा होना स्वाभाविक है और कई तरीके की चीजें होंगी, कई तरीके होंगे, आएंगे। अभी आप देख लीजिए कि कुछ साल पहले तक अब अर्जेंटीना पर भी यही बात थी कि वो ड्रग्स करता है, वो माइग्रेशन करा रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन जैसे ही उनके मनपसंद उनका राष्ट्रपति बन गया, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी बोलीविया में भाई लिथियम नहीं दे रहे हो तो ये है, वो है, चुनाव धांधली हो रही है, ईवा मोरालेस का और ये सब। अब एक राइट विंग वहां जीत गया, अब सब कुछ कुशल मंगल है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात, एक बहुत जरूरी सवाल। अमेरिका को पूरी दुनिया में जमहूरियत की बड़ी चिंता रहती है, बहुत लोकतंत्र की चिंता है, फला देश में लोकतंत्र नहीं है, वहां विपक्ष को दबाया जा रहा है, मीडिया पर प्रतिबंध है। लेकिन अपने बगल बच्चा पाकिस्तान की तरफ नजर डालकर क्यों नहीं देखता अमेरिका? वहां कौन सा लोकतंत्र है? वहां तो लीडर ऑफ अपोजिशन इमरान खान जेल में सड़ रहा है, पता नहीं क्या उसकी हालत है इस वक्त। उस पर नजर पाकिस्तान क्यों नहीं डालता? और एक एक पूरक प्रश्न इसमें सर ये भी है कि जितने परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, अमेरिका उनकी तरफ भी आंख नहीं उठाता। उत्तर कोरिया है, उसके पास अपने परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी है। क्या इसका कोई अंतर संबंध है कि अगर किसी के पास एटम बम है तो अमेरिका उसे नहीं छेड़ेगा? वहां लोकतंत्र हो न हो, तानाशाही बनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलिट्री तानाशाह बने रहे पाकिस्तान में, अमेरिका ने कभी कुछ नहीं किया। देखिए, इस पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है। कुछ समय पहले जी प्रेसिडेंट पुतिन के की मौजूदगी में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं, परमाणु हथियार जो हैं, वो डिटरेंट नहीं है, उनकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो बगल में पुतिन ने हंसते हुए कहा कि यही बात सद्दाम हुसैन कहा करते थे। हम्म, तो निश्चित रूप से कोई भी देश, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, अगर उसके पास ताकत है तो वो प्ले आउट कर सकता है, या वो अगर उसके पास एलाइज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ब्रुनेई एक देश है, छोटा देश है, जी वहां भी तेल है, सब कुछ है, कोई भी जाके उस पर कब्जा कर लेगा, 200 मर्सिनरी अगर चले जाए तो कब्जा हो जाएगा। तो लेकिन ही कब्जा हो। लेकिन बुर्नोई को क्यों? क्योंकि बुर्नोई एक तो लार्जर जियोपॉलिटिक्स में कभी कुछ नहीं करता, उसके सबसे अच्छे संबंध हैं, और आसियान नामक ग्रुप का वो सदस्य है। तो 10 देश उसके साथ हैं कि भाई आप इस रीजन में आप गड़बड़ ना करें। तो और नॉर्थ कोरिया का आपने एग्जांपल दिया। अब नॉर्थ कोरिया के साथ मसला ये उलझा हुआ है कि अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अगर अमेरिका ने कोई एक्शन किया तो एक तो चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उसमें, और बिल्कुल होगा। साउथ कोरिया, फिलीपींस या जापान जैसे जो देश हैं, जो अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत हैं, वहां पर अमेरिकी फौजें हैं जो उनकी सिक्योरिटी गारंटी देती हैं, जी उनके उनका क्या हश्र होगा। दूसरी तरफ आपने बोला पाकिस्तान, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ है जहां से आप साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इन तमाम जगहों पर आप, और हिंद महासागर, इन बिल्कुल। सब जगहों पे आप जो है एक अगर आपका वहां पर ठिकाना है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को वो सब कोई रिझाने पे लगा रहता है कि भाई हम भी हैं तुम्हारे साथ, हम भी जी तुम्हारे साथ हैं। और जो आपने तानाशाही की बात की, दुनिया भर के
खाड़ी देशों में राजशाही है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी की बात अमेरिका नहीं कहता, उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और अभी आपने देखा कि अफ्रीका में जो तख्तापलट होते रहे, यूरोप और अमेरिका उसमें शामिल रहे, तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैंने वही तो कहा कि इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जैसे ही कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो अपने देश के हितों की बात करने लगे, वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, जैसे अभी बुर्किना फासो में आप देख लीजिए, माली उसी में में रहा देख, था जी। जी। वहां पे जो सैनिक तानाशाहियां आई हैं पिछले कुछ सालों में, अब इन लोगों ने वहां से विदेशी फौजों को बाहर निकाला है। अब जो सोना निकल रहा है, वहां पे खजाना भरा पड़ा है अफ्रीका में, तो वहां पे जो भी निकल रहा है लोगों को मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है, कर्जे चुकाए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि माली में सैकड़ों टन सोना निकलता है और माली की 80% जनसंख्या जो है वो गरीबी में है, भयंकर गरीबी में है। बिल्कुल। और फ्रांस जिसके पास एक भी सोने का खदान नहीं है, वो दुनिया का तीसरा चौथा सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश है। बिल्कुल। तो ये मसला सिंपल है सर, जो जो दुनिया भर में होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बिल्कुल। और दिक्कत ये है कि देखिए, केवल सवाल ये नहीं कि आपके पास परमाणु बम है या नहीं है। सवाल ये है कि आपके लोग आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो किस हद तक जा सकते हैं, बिल्कुल। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्वार्थ के लिए आप अपने लोगों को मान लीजिए कि चीन कहे कि हम आ रहे हैं तुमको बचाने के लिए, लेकिन चीन को तो सबसे पहले अपनी जनता को समझाना होगा ना कि क्यों सेक्रीफाइस करने जाएंगे हम। क्यों जा रहे हैं? सही बात। क्योंकि क्योंकि चाइना रूस ये देश हैं जिन्होंने पिछली सदी में अनेक युद्धों में, महायुद्धों समेत, इन्होंने सबसे अधिक कुर्बानियां दी हैं, सबसे अधिक सबसे तबाहियां झेली हैं इन्होंने। सेकंड वर्ल्ड तो वॉर में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा था, दूसरे नंबर पे चीन था। तो अब ये लोग, अब आप सोचिए कि वहां से निकल के कुछ बनने की तरफ ये देश आगे अग्रसर हैं, तो तो वो लड़ाई में नहीं कूदेंगे। लड़ाई में नहीं कूदेंगे और उनका कोई मतलब भी नहीं बनता कूदने का, और उन्हें कूदना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जिसके बिना आज की यह चर्चा और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात अधूरी रहेगी। हम तो विश्वगुरु हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 24 देशों के नागरिक सम्मान उन्हें मिल चुके हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अमित शाह कहते हैं नरेंद्र मोदी से पूछे बिना दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई बड़ा फैसला नहीं होता। इस मामले में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, अपहरण कर लिया है वहां के राष्ट्रपति और उनकी शरीक हयात को। हमारी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, सिर्फ एक एडवाइजरी आई है कि वहां नहीं जाएं, घर से ना निकलें, भारतीय लोग सुरक्षित रहें वगैरह वगैरह। हम विश्वगुरु होकर भी इतनी बड़ी घटना में खामोश क्यों बैठे? क्या भारत की भूमिका सचमुच अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतनी बड़ी घटनाओं के समय इतनी नगण्य हो गई है? क्या हम इतने हाशिए देखिए, पर हैं? भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, बड़ी जनसंख्या होने के नाते हमेशा ही दुनिया में एक महत्वपूर्ण उसकी जगह रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, राष्ट्रपति कोई हो। लेकिन मैं जो नोटिस कर रहा हूं पिछले, देखिए, एक तो हम लोगों ने बहुत पहले रिट्रीट लिया, अर्ली 90s से हमने रिट्रीट लिया गुटनिरपेक्ष वगैरह से। इवन उसकी शुरुआत राजीव गांधी के समय से ही हो गई थी कि धीरे धीरे हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन से निकल रहे थे। फिर सोवियत संघ कोलैप्स कर गया और थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के देशों के अपने इक्वेशन बनने लगे, नई पॉलिसीज आई, नए पावर स्ट्रक्चर्स आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में जितनी डेमोक्रेसीज हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज, वहां पे कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा असर है, बहुत ज्यादा उनका वर्चस्व है। बिल्कुल। तो ये दुनिया बदलते बदलते गई। अब यहाँ पे एक होती है जो हमारी सरकार लगातार बोलती है कि हम फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से काम करते हैं। ये सिवाय एक मतलब जार्गन के और कुछ नहीं है। मेरा अपना रीडिंग है पिछले कुछ समय से कि भारत डिप्लोमेटिकली जानबूझ के अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। वो
या तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो हमारी गवर्नमेंट में, हमारे फॉरेन डिप्लोमेटिक जो हमारा कोर है उसमें, या यह सोच हो कि भाई हमारे पास इतने काम पड़े हुए हैं, मतलब अपने देश को डेवलप करना है, ये करना वो करना है, या उनकी जो आइडियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो करनी है, तो हम क्यों ऐसे मामलों में माथापच्ची करें जिनसे हमारा कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं। सीधे लेना देना। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का एक विड्रॉल है जो हमने कभी देखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेके और बाकी चीजें हुई, पार्टिकुलरली मिसेस गांधी के समय तो काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने परसू किया था, और नरसिंह राव के टाइम में, इवन वाजपेयी जी के टाइम में ये फोकस था कम से कम कि बिजनेसेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, ये एक आउटरीच था क्योंकि हमारी पॉलिसीज भी बदल रही थी। हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो इन चीजों में करती हुई दिखती तो है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एफडीआई खोल दिया, कहीं 100% कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, आपने लोगों को कहा कि भाई आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आइए हमारे यहाँ ज्वाइंट कोलैबोरेशन करिए, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम विड्रॉ कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारी सरकार की जो आइडियोलॉजिकल सोच है, उस सोच में गुटनिरपेक्ष या तीसरी दुनिया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर अपने अपनी बातों में बोलते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर के बाहर के मंचों पे या ग्लोबल साउथ के बारे में भाषणों को अगर हम देखें G20 में और जगहों पे, तो आपको उसमें केवल वो शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरा आपको गुटनिरपेक्ष और नेहरूवियन मॉडल वही का भाव है। पूरा वो कॉपी दिखेगा उसमें। बस वर्ड वर्ड ठीक है। बदल जाएंगे, जैसे कि पहले बोला जाता था कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, अब बोला जाता है कि भाई ग्लोबल साउथ के जो देश हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार या तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या सरकार आइडियोलॉजिकली उन चीजों को परसू नहीं कर पा रही है, मतलब बोल तो रही है लेकिन कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी में वो चीजें उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जैसे कि अगर आप संघ की विचारधारा को देखें तो उसमें इंटरनेशनलिज्म कहाँ है, उसमें ग्लोबल आउटलुक कहाँ है, वो कहीं नहीं है। सोच ही नहीं है। वो तो ऐसा एक सांस्कृतिक संगठन है जिसने खान पान वेशभूषा पर और संगीत कला पर एक बुकलेट तक आज तक पब्लिश नहीं किया। नहीं। तो एक वो है, और देखिए सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है कि भारत को दुनिया के पटल पे ऑल वेदर फ्रेंड नहीं माना जाता है। कोई भी देश दुनिया में नहीं है, एक सिंगल देश भी नहीं है जो ये भरोसा करके चले कि भारत हमारे किसी भी स्थिति में हमारे साथ खड़ा हो सकता है। ये भरोसा आप दुनिया में एक देश के पास भी नहीं दिलवा पाए। क्या इसीलिए डॉक्टर साहब, क्या इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे साथ दुनिया के 3 देश भी नहीं खड़े थे? क्या यही वजह थी? देखिए, एक यही वजह नहीं थी, यह एक वजह थी। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जो रीजनल लड़ाइयां होती हैं उसमें दूसरे देश जो हैं डिप्लोमेटिकली प्ले आउट करते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि शांति रखिए, दोनों देशों को बातचीत करना चाहिए। और मैं अगेन फिर दोहराता हूं जहां से हमने बात शुरू की थी कि ये बोलना भी जरूरी चीज है। जैसे स्पेन ने तुरंत कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं वेनेजुएला और अमेरिका में। भारत ने जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के मसले पे बार बार बोला कि हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो हम तैयार हैं, आपको और कहीं जगह नहीं मिले तो आप दिल्ली में आइए, बैठिए, बातचीत करिए। उसी तरीके से वेनेजुएला के मसले पर सरकार को, ठीक है, मैं ये जरूरी नहीं समझता कि घटना हुई और आपने न्यूज देखा टेलीविजन पे और प्राइम मिनिस्टर को तुरंत नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये जरूर बोलना चाहिए कि यह ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग चाहे जितनी भी अपने आप को कुछ भी मान के चलें कि भारत ये है, भारत वो है, परमाणु संपन्न है, तीसरी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था, सब सब अपनी जगह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हर ऊंट के लिए एक पहाड़ बना हुआ है। तो जो बात आपने पिछले सवाल में कही कि भाई तब तो रूस भी कुछ कर ले, चीन भी कुछ कर ले, तो हमारे पड़ोस में भी तो हमारे पास बड़ी ताकतें हैं। और मान लीजिए कि बड़ी ताकतों को छोड़ दें आप, अगर वो देश चाइना हुआ या पाकिस्तान हुआ या और ईरान हुआ, कुछ जो बड़े देश हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, अगर वो हमारे पड़ोसियों को निगलना शुरू कर दें या दबाव बनाना शुरू कर दें,
तो हम तो क्या वो करें? वो वो क्या हमारे इंटरेस्ट में होगा? तो भारत को बिल्कुल। निश्चित रूप से एक पोजीशन लेना चाहिए कि आपके अमेरिका की जो जो भी शिकायतें हैं मदुरो एडमिनिस्ट्रेशन से वो अपनी जगह हैं, वो सही भी हो सकती हैं, लेकिन ये आप नहीं कर सकते, बिल्कुल, ये नहीं ये कर आप नहीं, सकते, बिल्कुल, ठीक बात ये है। जरूर बोलना चाहिए। जी, जी। तो इस हालिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हमने डॉक्टर प्रकाश गेरे से बात की। डॉक्टर साहब का मानना ये है कि दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिख भले रही हो, लेकिन उसकी बजाय आने वाले सालों में 2026, 27, 28 इन वर्षों में दुनिया में क्षेत्रीय युद्ध ज्यादा हो सकते हैं, जिन्हें वे रीजनल वॉर की सुनामी के रूप में देख रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब का अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, तो हो सकता है आने वाले सालों में दुनिया इस तरह के छोटे छोटे युद्धों की सुनामी देखे। और अंतिम राय उनकी यह है कि भारत को ऐसे मामलों में बोलना जरूर चाहिए। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बातचीत के लिए। अगली बार किसी और मुद्दे पर आपको फिर न्योता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।